और मिट्टी हमेशा बंजर की ओर बनती जा रही है। तो इन सभी चीज़ों के विषय में आपको विस्तृत रूप में अध्ययन करना है, जो कि यूनिट 2 में ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यूनिट 2 में इन्हीं सभी का अध्ययन करना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन, तो एक एक को हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला टॉपिक जो है मानव की आधारभूत आवश्यकताएं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, मानव जो होता है, मानव को जो वायु और जल जो होता है, ये तो हर मतलब कि प्राणी जीव जंतु के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जो मानव के लिए होता है, मानव के लिए वायु और जल के अतिरिक्त 3 आवश्यकताएं होती हैं, 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि भोजन के बिना वो नहीं जीवित रह सकता, वस्त्र उसके लिए बहुत ही मुख्य चीज़ है, और आश्रय यानी कि रहने के लिए स्थान। तो मुख्यतः जो मानव की आधारभूत जो आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और आश्रय। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है उसे हम देखते हैं, मानव के व्यवसाय। हम देखिए इस वीडियो में जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप इसमें बोर ना हो और बढ़िया से आपको समझ में आ जाए इजी तरीके से। तो एक बार आपको जल्दी जल्दी हम समझा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, मानव के व्यवसायों आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं थी वो 4 स्तरों पर वर्गीकरण किया गया है। पहला है प्राथमिक उत्पादन संबंधी व्यवसाय क्रिया जो है, यानी कि इसका होता है प्रत्यक्ष उपभोग किया जाता है। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर, जैसे शुरुआती स्टेट में जो प्राचीन सभ्यताएं थी चल रही थी जब, उस समय तो प्राचीन काल में मछली पकड़ना, आखेट करना, यानी शिकार करना, कृषि करना, यही सब प्रमुख एक आर्थिक क्रियाओं के लिए मतलब कि ये थी, आर्थिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण ये सब थे। तो आर्थिक क्रियाओं के लिए मछली पकड़ना, आखेट, कृषि करना, यही मुख्य व्यवसाय था। उसके बाद देखते हैं गौड़ उत्पादन संबंधी व्यवसाय। जब समय बीतता गया तो उसके बाद गौड़ उत्पादन संबंधी, यानी कि रूप परिवर्तित करके, यानी कि जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी से कागज़ बनाना, फर्नीचर बनाना, इस तरीके से वस्तुओं से जो कोई भी वस्तु है उससे एक दूसरी वस्तु में रूपांतरण करके उसका व्यवसाय करना ही गौड़ उत्पादन संबंधी व्यवसाय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है, तो इसे आप याद रखना कि गौड़ उत्पादन संबंधी व्यवसाय किसे कहते हैं, ये शॉर्ट्स में पूछे जाते हैं। आगे हम चलते हैं, तृतीय जो है, यानी कि तीसरा जो इसका वर्गीकरण है, तृतीय उत्पादन संबंधी व्यवसाय। तो इसमें आपको पढ़ना है वस्तुओं का उपभोक्ता, यानी कि जैसे कि वस्तुओं का स्थानांतरण करना, जब कोई चीज़ प्रोडक्ट तैयार हो उसका स्थानांतरण करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, उसका संचार करना, वितरण संस्था, व्यक्तियों की सेवाएं करना। तो इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो तृतीय उत्पादन संबंधी व्यवसाय में आती हैं। उसके बाद हम अंतिम और चौथा जो है उसके देखते हैं, चतुर्थक उत्पादन सेवा क्रियाएँ जो होती हैं। तो इसमें उच्च सेवाएं, शासन, सुरक्षा, शोध व शिक्षा, इस तरीके से देश के स्तर पर जो होते हैं, तो उसमें चतुर्थक उत्पादन क्रियाएँ के अंतर्गत ये सभी आती हैं। तो अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो इस तरीके से हमने देखा है चारों वर्गीकरण। अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को, देखते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए। इस यूनिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि संसाधन क्या है, संसाधन का अर्थ और इसके वर्गीकरण के विषय में पूछा जाता है, इसकी परिभाषा के विषय में। तो एक बार हम इसको विस्तृत तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले संसाधन की परिभाषा देखते हैं। तो संसाधन की परिभाषा में हमें पढ़ना है कि मानव के विभिन्न जो उद्देश्यों होते हैं, जो जितने भी मानव के जो विभिन्न उद्देश्य होते हैं और उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में सहायता देने वाले स्रोत को संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसे कोई स्रोत, ऐसे कोई सोर्सेज जिसके माध्यम से मानव के विभिन्न जो उद्देश्य हैं या जो उसकी आवश्यकताएं या जो कठिनाइयाँ उसका निवारण हो जाए, तो वही संसाधन कहलाता है। अब हम चलते हैं, अब संसाधन का जो अर्थ या अभिप्राय है उसे हम देखते हैं। तो कोई भी चीज़ संसाधन कब होगी, तो उसके विषय में कहा गया, तो स्वयं कोई वस्तु या तत्व संसाधन नहीं होगी। यानी कि कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ वो संसाधन नहीं हो सकती। संसाधन होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे देखते हैं। उसकी संसाधनता जो होती है मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति एवं कठिनाई निवारण करने की क्षमता में नहीं होती है। अर्थात कि जो भी संसाधन होगा उसका मनुष्य आवश्यकता पूर्ति के लिए अपना उसका उपयोग करता हो उस वस्तु का, और उससे मनुष्य की कठिनाइयों का निवारण होता हो, तो उसके लिए फिर वो संसाधन होगा, उसे हम संसाधन कह सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई महत्व नहीं है मनुष्य के लिए, तो वो संसाधन नहीं है। अब हम चलते हैं अगले, तो इसी में अगला जो इंपॉर्टेंट है, हम संसाधन किसी वस्तु को तभी कह सकते हैं जब उस वस्तु के द्वारा मनुष्य को कार्य साधन करने में किसी तरह का लाभ हो रहा हो। तो किसी तरीके को मनुष्य को लाभ होना चाहिए, तभी वो संसाधन की श्रेणी में आएगा। अब हम चलते हैं अगले जो इसी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संसाधन जो है, संसाधन के आवश्यक गुण कौन से हैं, तो उसे देखते हैं। तो संसाधन के जो आवश्यक गुण हैं, इस प्रकार संसाधन में 2 प्रकार के प्रमुख गुण हैं। तो पहला जो है उपयोगिता, यानी कि उपयोग करता हो इंसान उसको, और ये कार्यात्मकता, वो कार्य भी करता हो, यानी कि मनुष्य की कठिनाइयों को आसान करता हो।
अब हम चलते हैं अगले जो इसी का संसाधन से ही संबंधित अगला जो टॉपिक है, संसाधन की अवधारणा। तो संसाधन की अवधारणा के विषय में देखते हैं। तो संसाधन की अवधारणा क्या है? किसी भी प्राकृतिक तत्व को संसाधन कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह, यानी कि कोई भी जो संसाधन तभी होगा जब वो, उसके लिए कुछ शर्तें हैं या कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे देखते हैं। तो वो सहज हो, सुलभ हो, बहुत ही सरल और सुलभ हो, और मनुष्य उसे जानता हो, और उसके बाद उसका प्रयोग करता हो, यानी कि मनुष्य उसका प्रयोग करता हो, तथा संसार में यानी कि प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तभी वो संसाधन की अवधारणा यानी कि वो एक श्रेणी में हो और उसके लिए महत्व होगा मनुष्य के लिए। अब देखते हैं संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का धीरे धीरे विकास हो। प्राचीन काल में जो वस्तुएं थी लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानता था मनुष्य, तो इसलिए वो संसाधन के रूप में उसे मनुष्य के लिए नहीं उपयोग हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आवश्यकताओं के अनुसार मनुष्य ने हर वस्तुओं का अपने ढंग से प्रयोग करना सीख गया, और इसीलिए संसाधनों की जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए। तो इस तरीके से संसाधनों का विकास हुआ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है यहाँ पर हमें पढ़ना है पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? तो परिधन आवरण यानी कि चारों ओर का आवरण, यानी कि जो चारों ओर का आवरण है वो क्या होता है? पर्यावरण। चारों ओर के आवरण के भीतर जो कुछ भी सम्मिलित रहता है पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जैसे कि वायु, जल, मृदा, पादप तथा प्राणी सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। यानी कि एक प्रकार से कहें तो पर्यावरण के रूप में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं पर्यावरण को दो वर्गों में विभक्त किया गया है या विभक्त किया जा सकता है। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है सांस्कृतिक या मानवीय पर्यावरण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। तो जिन पर प्रकृति का सीधा नियंत्रण रहता है, प्रकृति का सीधा नियंत्रण रहता है, जिसका निर्माण और नियंत्रण से परे है, यानी कि मनुष्य के लिए निर्माण और नियंत्रण उससे परे है, जो प्राकृतिक प्रदत्त है, जैसे कि सूर्य ताप, मृदा, खनिज, वन, जीव जंतु, भूकंप, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिक मानवीय पर्यावरण, और इसमें हमें पढ़ना है जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया है। भवन, मार्ग, नगर, परिवहन, संचार, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि ये सभी चीज़ें जो है ये मानवीय जो सांस्कृतिक हैं, यानी कि मानव ने अपने के लिए, अपने लाभ के लिए इन चीज़ों का निर्माण किया है, और ये जो है मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत है। तो जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है तो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत है, जैसे नगर, परिवहन, संचार, ये आदि सभी। अब हम देखते हैं इसका महत्व किस तरीके से है, उसे हम देखते हैं। तो महत्व में हमें क्या पढ़ना है? महत्व में पर्यावरण जीवन जो स्रोत है, पर्यावरण जीवन स्रोत, भविष्य का जीवन भी इसी पर निर्भर करता है। तो भविष्य का जो जीवन है वो पर्यावरण जीवन स्रोतों पर ही निर्भर करता है, जैसे वायु, जल, मृदा, जीव जंतु तथा वनस्पति पर्यावरणीय मूल घटक हैं। इनके बिना हम या हमारी धरती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो यानी कि जो मूल रूप से जो पर्यावरणीय मूल घटक हैं इनका बहुत ही आवश्यक तत्व है, इसके बिना धरती की कल्पना नहीं की जा सकती। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर्यावरण तथा संसाधन में संबंध। तो प्राकृतिक जो संसाधन है पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए तथा मनुष्य समुदाय के लिए विशेष रूप से, यानी कि उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य के लिए विशेष रूप से प्राकृतिक जो संसाधन है तो विशेष रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं पर सभी जीवधारियों का अस्तित्व एवं जीवन निर्भर करता है। तो बिना प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसके बिना, या प्राकृतिक जो संसाधन है इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यानी कि इस तरीके से संसाधन और पर्यावरण के बीच संबंध है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और जो अगला टॉपिक है उसे हम देखते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो ये टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो वर्गीकरण है ये टोटल 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, यानी कि संसाधन किस तरीके से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो 4 प्रकार से 4 आधारों पर किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है अधिकार क्षेत्र के आधार पर किया गया है। तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर यानी कि इस आधार पर संसाधन के 3 वर्ग हैं, यानी कि इस आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि अधिकार के क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं, पहला है व्यक्तिगत जो संसाधन होता है, यानी कि एक व्यक्ति का जो खुद का संसाधन होता है वो क्या हो सकता है, जैसे कि भूमि मकान अर्थात जिन भौतिक पदार्थ जैसे भूमि मकान पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, यानी कि भूमि मकान पर इस तरीके से व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। अब हम देखते हैं अगला जो है, और अगला जो अधिकार क्षेत्र के आधार पर है राष्ट्रीय संसाधन, जिस यानी कि किसी भी राष्ट्र में जो सार्वजनिक संपत्ति होती
होती है, जैसे कि खनिज, पर्वत, नदी, तो इन सभी पर राष्ट्रीय संसाधन होता है, यानी कि राष्ट्र का अधिकार होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है विश्व संसाधन, यानी कि विश्व के सभी भौगोलिक अभौगोलिक पदार्थ जो है वो जो सहयोग दे, वो सभी क्या हैं, वो विश्व संसाधन है, यानी कि विश्व भर के जो भी भौगोलिक अभौगोलिक पदार्थ हैं वो सभी क्या होते हैं, वो उस पर विश्व भर का अधिकार होता है। तो अब हम चलते हैं अगले जो आधार है, यानी कि संसाधनों का जो वर्गीकरण का जो अगला आधार है वो सुलभता के आधार पर है, यानी कि प्राप्ति के आधार पर है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में प्राप्त हुई है। तो सबसे ज़्यादा सर्वसुलभ संसाधन जो पदार्थ भूमंडल पर सर्वत्र सुलभ हो, यानी कि इस धरती के सतह पर पूर्ण रूप से हर जगह उपलब्ध हो, वो जैसे कि वायु हो गया तो हर जगह उपलब्ध है, तो इसमें ये क्या होगी, सर्वसुलभ संसाधन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इसी में वर्गीकरण में है सामान्य सुलभ संसाधन, जो कि सामान्य स्तर पर धरती पर हर जगह मिल जाता है, जो पदार्थ अधिक क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जैसे कि मिट्टी, घास, जल आदि ये सभी। उसके बाद देखते हैं विरल संसाधन, जो पदार्थ कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, लोहा आदि ये सभी क्या हैं, विरल संसाधन है जो कि कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। उसके बाद जो अगला जो वर्गीकरण है सुलभता के आधार पर, यानी कि एकल संसाधन, जो कि जिसमें हमें जो पदार्थ कम स्थानों यानी कि एक स्थानों पर या बहुत ही कम स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एकल संसाधन, जैसे क्रियोलाइट। तो इस तरीके से सुलभता के आधार पर हमने देखा 4 प्रकार के, सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और एकल संसाधन। अब हम देखते हैं अगले जो आधारभूत यानी कि संसाधनों का जो वर्गीकरण, अगला जो आधार है वो उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, कि उपयोग जिस तरीके से किया जाता है उसका वर्गीकरण किया। तो पहला जो है यहाँ पर अप्रयुक्त संसाधन है, तो जिसका प्रयोग यानी कि ये प्रयोग में नहीं लाए गए संसाधन होते हैं, जिनका प्रयोग में लाया ही नहीं गया कभी भी, तो ऐसे जो होते हैं अप्रयुक्त संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है जो अगला है अप्रयोजनीय संसाधन, यानी कि जो पदार्थ अभी प्रयोग में लाने योग्य नहीं है, यानी कि वो चीज़ों को रिसर्च हुई लेकिन वो अभी प्रयोग में यानी कि संसाधन के रूप में उपयोग करने में वे लाने में उपयोग योग्य नहीं है, मतलब जो पदार्थ अभी उपयोग में लाने योग्य नहीं है वो क्या होगा, अप्रयोजनीय संसाधन के अंतर्गत है। उसके बाद जो तीसरा है विभव संसाधन, निकट भविष्य में उपयोग आ सकने वाले पदार्थ, ठीक है, तो निकट भविष्य में जो प्रयोग हो सकता है वो। और गुप्त संसाधन, जो पदार्थ उपयोग में नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से तो टोटल जो इस तरीके से उपयोगिता के आधार पर है वो 4 प्रकार के हैं, अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, विभव संसाधन और गुप्त संसाधन। अब हम चलते हैं अगला जो वर्गीकरण है नवीकरणीय के आधार पर, नवीकरणीयता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो उसे हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले तो नवीकरणीयता के आधार पर, तो ये टोटल 3 प्रकार के हैं। तो देखते हैं पहला है दीर्घ प्रयोजनीय, परिवर्धनीय एवं परिमार्जनीय संसाधन, मतलब सावधानी पूर्वक उपयोग होने पर दीर्घ अवधि तक यानी कि उपयोग किया जा सकता है। तो दीर्घ प्रयोजनीय यानी कि लंबे समय तक इसका प्रयोजन किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। परिवर्धनीय, अगर सही तरीके से परिबद्ध तरीके से इसकी सावधानी पूर्वक किया जाए। और परिमार्जनीय यानी कि उपयोग किया जाए, तो सावधानी पूर्वक उपयोग होने पर दीर्घ अवधि तक इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कृषि योग्य भूमि, जल, वाहन। तो कृषि योग्य जो भूमि है इसका अगर सही तरीके से उपयोग किया गया तो इसको हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जल और वन। तो जो दूसरा है यानी कि अपरिवर्धनीय, अपरिमार्जनीय एवं अक्षयीय संसाधन, इसका मतलब है ये ऐसे संसाधन होते हैं जो निश्चित मात्रा में होने के कारण या होने के प्रयोग के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ये निश्चित मात्रा में होते हैं और इनका उपयोग करने के साथ साथ ये यानी कि उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। तो उपयोग के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला जो तीसरा है नवीकरणीयता के आधार पर, वो अपरिवर्धनीय, अक्षय एवं सनातन संसाधन, जो सनातनों से चली आ रही है यानी कि ऐसे संसाधन। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो अविनाशी कहलाते हैं, अर्थात जलवायु, प्रकाश, इस तरीके के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कभी भी समाप्त नहीं हो रहे हैं, यानी कि लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो अविनाशी हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 तरीके के नवीकरणीयता के आधार पर दीर्घ प्रयोजनीय, परिवर्धनीय एवं परिमार्जनीय संसाधन, जो लंबे समय तक जिसका हम प्रयोग करके उसको लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कृषि, वन, इस तरीके से। और जो दूसरा है अपरिवर्धनीय, अपरिमार्जनीय एवं अक्षयीय संसाधन, जिसका हम एक सीमित मात्रा में है और उसका उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाएगी, फिर उसका निर्माण नहीं हो सकता है। उसके बाद जो अगला है तीसरा है अपरिवर्धनीय, अक्षय एवं सनातन संसाधन, अर्थात जो विद्यमान है, हमेशा रहती है, जिसको विनाश करना संभव नहीं है, जैसे जलवायु हो गया, प्रकाश हो गया, इस तरीके की चीज़ें। तो हमने देखा यानी कि जो इसमें तो संसाधनों का हमने वर्गीकरण देखा 4 आधार पर, अधिकार के क्षेत्र के आधार पर, सुलभता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर और नवीकरणीयता के आधार पर। अब हम चलते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक।
तो जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें पूछा गया है नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण में क्या अंतर है, यानी कि इसमें क्या चीज़ें, ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके विषय में। तो नवीकरण संसाधन या नवीनीकरण संसाधन क्या होता है, तो ये जीवित या जैव संसाधन हैं, ऐसे संसाधन जिनका यदि मानव द्वारा बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करके या उपयोग करने पर उनकी सतत रूप में उपलब्धता कायम रखें, यानी कि निरंतर हमेशा उसकी उपलब्धता अगर कायम रखना चाहते हैं तो अगर उनको बुद्धिमत्तापूर्वक उस चीज़ का उपयोग करेंगे तो वो हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो जैसे कि हो गया वन, घास, खेत, इस तरीके से जो हैं ये जो जैविक चीज़ें हैं, तो ये जीवित एवं जैव संसाधन हैं, ऐसे संसाधन जिनका यदि मानव द्वारा बुद्धिमत्तापूर्वक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करने पर उनकी सतत रूप में उपलब्धता कायम रखें, तो उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, जिसके वन, घास, खेत। अब हम देखते हैं अनवीनीकरण, जिसका अनवीन यानी कि नवीकरणीय नहीं किया जा सकता, तो ये आजीवित संसाधन होते हैं। इन संसाधनों के उपयोग के बाद पुनर्स्थापना नहीं की जा सकती या नहीं होती, जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, इसका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता। अब हम चलते हैं अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके विषय में। जो अगला है प्राकृतिक संसाधन तथा उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसे भी देखते हैं। तो बढ़ती आबादी यानी कि मानव आबादी के कारण लगभग सभी प्राकृतिक संसाधन दबाव में हैं, यानी कि पॉपुलेशन के कारण, यानी कि बढ़ती जनसंख्या, इन सभी के कारण जो है प्राकृतिक संसाधन जितने भी उपलब्ध हैं वो दबाव में हैं, उनका दोहन करते चले जा रहे हैं। तो इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन अक्सर परिणाम देता है, यानी कि जो अक्सर परिणाम जो देता है वो लगातार बढ़ती आबादी के भरण पोषण के लिए अत्यधिक दोहन के कारण कृषि योग्य भूमि, ताज़ा पानी, जीवाश्म ईंधन, प्रवाल भित्तियाँ और जंगल के जंगल जैसे संसाधन निम्न स्तर पर हैं। तो इस तरीके से यानी कि बढ़ती जो आबादी है इसके कारण जो जितने भी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उस तरीके उनका अत्यधिक मात्रा में दोहन करने के कारण वो बहुत ही कम स्तर पर बचे हुए हैं, बहुत ही निम्न स्तर पर बचे हुए हैं और उनका भी दोहन करते चले जा रहे हैं। तो अगर उस चीज़ का यानी कि इस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधनों की जो समस्या है ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनकी समस्या है। अब हम चलते हैं अगले जो टॉपिक है उसे हम देखते हैं। तो जो अगला है संसाधनों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं इसके विषय में देखते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संरक्षण कैसे किया जा सकता है संसाधनों का, तो इसे हम देखते हैं। तो मिट्टी, वन, खनिज, ऊर्जा आदि संसाधनों की अनेक प्रकार से होने वाली हानियों से रक्षा करना तथा उनके विनाश की क्षतिपूर्ति के लिए उपाय करना ही संसाधनों का संरक्षण होता है या संरक्षण कहलाता है। तो मिट्टी, वन, खनिज, ऊर्जा आदि जो जितने भी तरीके के रिसोर्सेज हैं उनकी अनेक प्रकार से होने वाली हानियों से रक्षा करना, उनके विनाश की क्षतिपूर्ति के लिए उपाय करना ही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। तो ठीक है, संसाधनों को मुख्यतः बचाना है, उसके हम कैसे उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं, तो इन सभी का एक संसाधन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब हम देखते हैं संसाधन संरक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत है, क्या क्या करना चाहिए, तो उसे देखते हैं। पहला क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण है, यानी कि संसाधन जितने भी हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन, जो भी संसाधन है, उसका अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम उसका परिणाम बहुत बुरा देखेंगे। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना ही होगा, वरना हमें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं मतलब कि जो दूसरा संरक्षण का सिद्धांत है, तो उसमें है संसाधनों की क्षतिपूर्ति संरक्षण है, यानी कि संसाधनों की जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको पूर्ति करना ही ये एक संरक्षण का सिद्धांत है। अगला जो है संसाधनों के भंडार एवं उपयोगिता को दृष्टि में रखकर उनके प्रयोग का नियोजन करना संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों के भंडार एवं उपयोगिता को दृष्टि में रखकर उनके प्रयोग का नियोजन करना संरक्षण है। उसके बाद देखते हैं जो अगला है, और कम आर्थिक मूल्य वाले संसाधनों का नियोजन ढंग से महत्वपूर्ण संसाधनों की भांति उपयोग करना संरक्षण है। तो इस तरीके से हमने देखा संरक्षण के जो सिद्धांत थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से हमने संरक्षण के जितने भी सिद्धांत थे उसे देखा। अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को और देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या पूछा गया है, क्या अध्ययन करना है। तो जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है मिट्टी, यानी मिट्टी से संबंधित पढ़ना है। तो मिट्टी क्या है इसके विषय में पढ़ना। तो सबसे पहले हम देखते तो मिट्टी क्या है, सॉइल क्या है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा कहते हैं, यानी कि सॉइल।
जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होता है। तो ठीक है, यानी कि धरती जो है, धरती के सबसे ऊपरी परत जो उथली होती है उसे मृदा कहते हैं, तथा जिसका निर्माण धरती के यानी कि मिट्टी के जो नीचे के चट्टाने होती हैं उनके विघटन तथा उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होता है, जमने से। इस तरीके से जो होता है, तो इस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं मिट्टी के जो रासायनिक तत्व हैं, केमिकल एलिमेंट्स जो हैं, उसे देखते हैं। तो मिट्टी में खनिज पदार्थ के कण सिलिका 28%, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस सबसे अधिक मात्रा में रहते हैं। बहुत सारे जो जितने भी तत्व हैं अब देखते हैं सभी इसमें पाए जाते हैं। तो जो मिट्टी के जो रासायनिक तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा सिलिका, एल्यूमिनियम, इस तरीके से अत्यधिक मात्रा में ये सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं मिट्टी का स्वरूप भौतिक जो है उसे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत मिट्टी की जो 4 निम्न बातों पर विचार किया गया है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की संरचना स्वरूप जो होती है, तो उसमें हम देख रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट बातें। तो पहले है मिट्टी की संरचना, यानी कि मिट्टी की संरचना यानी कि रेतीली मिट्टी होगी तो उसके जो कण होंगे बहुत ही बारीक होंगे और बिखरे होंगे, एक दूसरे से जुड़ाव नहीं होगा, तो वो जुड़े हों और खाली भाग बीच में। तो मिट्टी का जो संरचना होनी चाहिए मतलब कि इस तरीके से होनी चाहिए, थोड़ा स्पेस हो और एक दूसरे से सब जुड़े भी हों। तो मुख्यतः जो मिट्टी होनी चाहिए ऐसी कुछ होनी चाहिए। लेकिन जो जैसे बालू है तो उसके पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग उसके मिट्टी के कण अलग अलग बिखरे होते हैं। तो उसमें मिट्टी की उर्वरकता यानी पानी, जल, ये सभी उसमें से निकाल लिए गए होते हैं। तो मिट्टी जो रेगिस्तान वगैरह में जो रेत होती है वो मिट्टी मतलब कि मिट्टी के जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें नहीं होते हैं। अब देखते हैं अगला जो है मिट्टी में जल की मात्रा। तो मिट्टी में जल की मात्रा 3, जैसे कि आकर्षणीय जल, चादरीय जल, नलीय जल, इस तरीके से मिट्टी में जल की उपलब्धता होती है। अब हम देखते हैं मिट्टी के जो रंग है, तो मिट्टी का रंग भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, इस तरीके से अलग अलग मिट्टी हैं उसका भी रंग भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कणों का जो आकार है, मिट्टी के कणों का जो आकार है छोटा, बड़ा, अप्स, तो इस तरीके से उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हम चलते हैं अगले जो टॉपिक है, संसार में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण। तो मिट्टी का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। किस आधार पर? तो पहला जो है कणों के आकार के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। तो कणों के आकार यानी कि जो कण बड़े, छोट, इस तरीके से, तो कणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें सबसे पहले है बालुई मिट्टी, फिर चीका मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं कि कणों के आकार के आधार पर जो मिट्टियाँ होती हैं वो देखेंगे। तो बालुई मिट्टी, चीका मिट्टी और दोमट मिट्टी। अब हम देखते हैं आगे जो है, जो दूसरा है ज्वालामुखी के उद्गार की मिट्टियाँ। तो ज्वालामुखी के जो उद्गार के आधार पर मिट्टी होती है उसके, और उसके बाद जो तीसरा है हिमनदों की मिट्टियाँ, हिमनदों की मिट्टियाँ। तो इस तरीके से हमने मिट्टियों का भी वर्गीकरण देखा। अब हम चलते हैं और भी देखते हैं, जैसे कि और जो मिट्टी के वर्गीकरण उसे देखते हैं संसार में। तो कछारीय काप मिट्टी, उसके बाद स्थानांतरित मिट्टियाँ जो होती हैं, जिसकी औषाधी मिट्टी, स्थानांतरित मिट्टी। उसके बाद जो अगला है घास के मैदानों की मिट्टी। तो इस तरीके से संसार में जो पाई जाने वाली हर जगह की मिट्टियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ होती हैं। तो घास के मैदानों की मिट्टियाँ, जैसे कि पेरी की भूरी मिट्टी, स्टेपी की भूरी मिट्टी, काली मिट्टी। अब हम देखते हैं अगला जो है वन प्रदेशों की मिट्टियाँ जो होती हैं अलग तरीके की होती हैं। तो वह गहरी भूरी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, इस तरीके से। उसके बाद जो अगला है मरुस्थलीय मिट्टी, यानी कि मरुस्थल में देखते हो तो रेतीलेदार होती हैं, तो उसकी अलग ही मिट्टी है। अब हम देखते हैं अगला जो है मिट्टी की जो प्रमुख समस्याएं हैं, प्रॉब्लम जो, उसे देखते हैं। तो मिट्टी की प्रमुख जो समस्याएं हैं, 2 प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो मृदा अपरदन को लेकर और दूसरा है मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, यानी कि धरती की जो मिट्टी के लिए। तो मृदा अपरदन और मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो मृदा की जो प्रमुख प्रॉब्लम्स हैं, जो